हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। इसका टाइटल है द बम्यूडा ट्रायंगल और इसे लिखा है शेखर ने। संदीप और स्नेहा, ये उनकी कहानी है। कुछ और किरदार भी हैं जिनका इस कहानी से नाता उस एक रात में जुड़ गया जिस रात संदीप और स्नेहा मिलने वाले थे। दरअसल ये दोनों 7 साल से एक दूसरे को जानते थे, जब से दोनों कॉलेज में थे। कॉलेज खत्म होते ही दोनों के रास्ते तो अलग हुए, मगर फिर भी दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे। जब साथ थे तब दोनों में खूब लड़ाई होती थी, मगर जैसे ही इनके बीच दूरी बढ़ी दोनों एक दूसरे की कमी महसूस करने लगे। संदीप नौकरी करने फ्लोरिडा चला गया और स्नेहा बीएड की तैयारी में जुट गई। संदीप इतना उलझ गया था कि 2-3 साल में एक बार आ पाता था घर, लेकिन स्नेहा से मुलाकात कभी भी नहीं हो पाई। स्नेहा अपने ट्रेनिंग के लिए कहीं दूसरी जगह चली जाती थी, जानबूझकर नहीं, मगर दोनों के समय का तालमेल बड़ा अजीब था। संदीप को अपने परिवार के साथ समय बिताना होता था और फिर धीरे धीरे उसके पिताजी के गुजरने के बाद उसके कंधे पर जिम्मेदारियां बढ़ गईं। इसी कारण वो स्नेहा से मिलने का समय निकाल नहीं पाया और जैसे ही छुट्टी खत्म होती थी वो वापस फ्लोरिडा चला जाता था। पहले से दोनों टेक्स्ट मैसेज या कॉल पर बात किया करते थे, फिर समय के साथ टेक्नोलॉजी ने दूरियों को कम कर दिया। दोनों स्काइप या फेस टाइम पर बात करने लगे। देखते ही देखते 7 साल बीत गया। स्नेहा के पिताजी HAL में बतौर इंजीनियर कार्यरत थे। रिटायरमेंट से पहले अपनी बेटी को हाथ से 2 हाथ कर देना चाहते थे, मगर स्नेहा की नौकरी बतौर अध्यापिका लगने तक वो रिटायर हो गए। उन्होंने अपने मन की आशा को अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ दिन स्थगित कर दिया। जैसे ही स्नेहा की नौकरी लगी उन्होंने लड़का देखना शुरू कर दिया। उधर संदीप ने बार बार स्नेहा को समझाया कि वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में घर वालों को बता दे, मगर स्नेहा हिम्मत न कर पाई। स्नेहा जात से ब्राह्मण थी और संदीप कायस्थ। दोनों आधुनिक युग के होते हुए भी समाज के बनाए हुए नियम के दायरे में जकड़े हुए थे। अंत में एक रोज संदीप को स्नेहा ने बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है। अब उन्हें एक दूसरे से बातचीत बंद करनी पड़ेगी। संदीप ने यह सुनते ही तय किया कि वो स्नेहा की शादी से पहले एक बार तो उससे जरूर मिलेगा। उसने छुट्टी के लिए सिफारिश दी, मगर छुट्टी नामंजूर हो गई, तो उसने नौकरी ही छोड़ दी। न आगे का सोचा न पीछे का और जल्दबाजी में फैसला ले लिया। वैसे भी विदेश में अब उसका मन ऊब चुका था। घर में माँ और छोटे भाई थे। छोटे भाई की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी, तो वक्त था अब उसका दुनिया देखने का। तो संदीप ने बहुत पहले ही मन बना लिया था कि अब उसे घर वापस आ जाना चाहिए और छोटे भाई को नौकरी करने बाहर जाने देना चाहिए। मगर इतना अचानक उसे ये फैसला करना पड़ेगा, उसने ये सोचा न था। उधर स्नेहा की शादी जिस लड़के से तय हुई थी वो भी फ्लोरिडा में कार्यरत था। स्नेहा ने अपने पिताजी की ख्वाहिश के सामने अपने प्यार को अपने आप से दूर करने का निर्णय ले लिया था। उसके पिताजी ने अपने जीवन भर की पूंजी से बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करने की ठान ली। क्योंकि लड़का ब्राह्मण था और फ्लोरिडा में कार्यरत था, तो मोटी रकम की दहेज का इंतजाम भी उन्होंने पहले से कर रखा था। आजकल भले ही लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी को 2 जोड़े कपड़े के साथ भेज दीजिए, लेकिन उनके मन में दहेज के लालच अभी भी है। बस समाज की नज़रों में ऊंचे बने रहने के लिए दिखावा करते हैं। स्नेहा के होने वाले ससुर ने साथ में ये कह दिया था कि जो भी देना आप अपनी बेटी की खुशी के लिए देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, और मध्यस्थी के हाथों संदेश भिजवा दिया 15 लाख रुपए का। क्योंकि खानदान अच्छा था और अनुराग इकलौता बेटा था उनका, स्नेहा के पिताजी झट से मान गए। इस बात की भनक न स्नेहा को थी न अनुराग को। उधर संदीप ये सोचकर आ रहा था कि वो किसी भी तरह स्नेहा से एक बार मिले और उसे शादी न करने के लिए मना ले। सारे दांव पेच लगाने की तैयारी में वो आ रहा था। अगले सोमवार को स्नेहा की सगाई थी, तो इस सोमवार को ही संदीप निकल पड़ा फ्लोरिडा से। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही घंटे में होने वाली वो मुलाकात इतनी लंबी हो जाएगी, ये फ्लाइट में बैठने से पहले संदीप ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस रोज फ्लाइट टेक ऑफ तो हुई, मगर कुछ तकनीकी कारण से फ्लाइट को बीच समंदर में एक ऐसे द्वीप में उतारा गया जहां से पूरी दुनिया का संपर्क विच्छेद हो गया। अचानक फ्लोरिडा से आती हुई वो फ्लाइट जैसे कहीं लापता हो गई। नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक एक आइलैंड में फंसे रह गए सारे यात्री।
वहाँ दूर दूर तक कोई निवासी नहीं था और न ही कोई जनजीवन का कोई चिन्ह। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई किस्से मशहूर हैं, मगर ये आइलैंड उससे कुछ दूरी पर था। उन यात्रियों के पास कोई चारा नहीं था। पहले तो भगदड़ मच गई, मगर जैसे जैसे वक्त बीता फिर सबने अपना अपना दिमाग शांत किया और दोनों एयरलाइंस को संपर्क करने की कोशिश करने लगे। किसी के फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था और न ही फ्लाइट से कोई सिग्नल बाहरी दुनिया तक पहुंच पाया। घंटों बीतने लगे, फिर घंटे दिन बन गए और दिन माह, फिर माह बन गया साल। जैसे प्राचीन युग में लोग लकड़ी और पत्थर के सहारे रहते थे, जंगल से जानवरों का शिकार करके उन्हें अपना आहार बनाते थे, वैसे ही यात्रियों ने अपना जीवन बिताया। इस बीच उन्होंने भरपूर कोशिश की बाहरी दुनिया से संपर्क करने की, मगर कुछ काम ना आया। उधर इंस्पेक्शन के लिए जो टीम भेजी गई थी, उन्हें इस प्लेन का कोई सुराग न मिला। सबने सोचा कि ये प्लेन नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बरमूडा ट्रायंगल रीजन में कहीं दफन हो गया होगा। लेकिन कहते हैं ना, जो नसीब में होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। लगभग 2.5 साल बाद उन यात्रियों का उद्धार हुआ। कुछ यात्रियों का तब तक देहांत हो चुका था। बचे हुए यात्रियों ने नीचे उस आइलैंड के ऊपर आसमान की तरफ संदेशा देने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए थे। कभी लकड़ियों को इकट्ठा कर हेल्प लिखकर सिग्नल देने की कोशिश की, कभी जंगल में आग लगाकर दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की, मगर सब नाकाम रहा। उन सालों में टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ चुकी थी और इसी वजह से अगली बार जब कोई एयरक्राफ्ट उसी जगह फंसा, तब दोनों देशों की सरकारों ने मिलकर उन्हें ढूंढ निकाला और उन्हीं के साथ 2.5 साल पहले फंसे इन यात्रियों का भी उद्धार हुआ। इतिहास के पन्नों में ये दिन बहुत बड़ा दिन था। इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ था। 2.5 साल पहले आए यात्रियों में से अब सिर्फ 30 लोग बच गए थे। उन सारे यात्रियों को सही सलामत अपने घर पहुंचाया गया। जहां दोनों देशों की सरकार इस ऑपरेशन का जश्न मना रही थी, वहीं संदीप समेत बाकी यात्रियों की जिंदगी पलट चुकी थी। दरअसल संदीप जब इंडिया पहुंचा, उस बीच 4 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके थे, 25 साल गुजर चुके थे। संदीप अभी भी स्नेहा से मिलने के लिए बेताब था, जबकि उसे पता था कि स्नेहा की अपनी अलग दुनिया होगी। संदीप वही 30 साल का था, मगर स्नेहा अब 53 साल की हो चुकी थी। इस प्रक्रिया को फिजिक्स में टाइम डायलेशन कहते हैं। वो लोग जिस आइलैंड में फंसे थे, वहाँ के समय और पूरे धरती के समय में इतना अंतर था कि वहाँ बिताए 2.5 साल यहाँ 25 साल बन चुके थे। पूरी दुनिया को इस बारे में पता चला। एक अद्भुत रहस्य था जिसका पर्दाफाश हुआ। संदीप को पता था कि स्नेहा, जो कि उम्र में उससे 2 साल छोटी थी, अब वो उससे 23 साल बड़ी है। उसका भाई, जो उससे 5 साल छोटा था, अब वो उससे 20 साल बड़ा था। और उसकी माँ अब 80 के उम्र में पदार्पण कर चुकी थी। स्नेहा से एक बार मिलना उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। कुछ रोज़ उसने अपने आप को रोक कर रखा, ये सोचकर कि संदीप के आने से स्नेहा की ज़िंदगी में फिर से कोई भूचाल ना आ जाए। मगर ज़्यादा दिन तक वो अपने आप को रोक नहीं पाया। पहुँच गया स्नेहा के पिताजी के घर। दरवाजे की घंटी बजाई तो एक 15 साल के बच्चे ने दरवाज़ा खोला। संदीप समझ गया कि वो स्नेहा का ही लड़का है। जैसे ही संदीप ने स्नेहा से मिलने का आग्रह किया, तो उस लड़के ने कहा, माँ तो कॉलेज गई हैं, अब 5 बजे के बाद आइए, उनसे मुलाकात हो जाएगी। संदीप कुछ देर बाद जब वापस आया, तो स्नेहा से उसकी मुलाकात हुई। 53 साल की उम्र में स्नेहा अब भी कुंवारी थी, मानो जैसे वो संदीप का इंतजार कर रही थी। वो 15 साल का लड़का जो स्नेहा को माँ कहकर पुकार रहा था, दरअसल वो अडॉप्टेड था। दोनों एक दूसरे को एक लंबे वक्त तक बस देखते रहे। किसी ने कुछ न कहा, बस सन्नाटा था, मानो जैसे बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे की आंखों से बात कर रहे थे। बहुत देर ये सिलसिला चलता रहा और फिर संदीप ने चुप्पी तोड़ी। उसने पूछा, तुम्हारी तो शादी तय हो चुकी थी। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे सहयात्रियों में से कोई अनुराग नाम का भी था? संदीप सब समझ चुका था। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।